बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान तलत अब्बास खान एडवोकेट। टी टॉक प्रोग्राम में आज टी टॉक कॉर्नर में हमारे साथ जानी पहचानी शख्सियत हैं जो अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इसके अलावा हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। लेकिन इनकी वजह शोहरत सबसे ज़्यादा वकालत के हवाले से है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी एक्सपर्ट हैं और इसके अलावा भी क्रिमिनल केसेस में भी। हाल ही में एक बड़ा मशहूर मर्डर केस हुआ है इस्लामाबाद में, नूर मकदम का, उसमें उनके कौंसल थे। आज हम इनसे इसी केस के बारे में पूछेंगे कि ये केस क्या था और किस तरह अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप माशाल्लाह वैरायटी रखते हैं अपने वकालत में, तो आज हम सिर्फ आपसे यही पूछेंगे कि हमारा आपने ये मर्डर केस बड़ा नामी गिरामी केस था जिसमें आपको पैसों की भी ऑफरें हुई हैं, लेकिन आपने वो रद्द कर दिया है और अपने प्रोफेशन को इज़्ज़त दी। और इसमें बताएं कि किन किन मराइल से आपको गुजरना पड़ा और क्या सूरत-ए-हाल अब इस केस के बारे में। तलत साहब, मैं समझता हूँ कि ये जो केस है नूर मुकद्दम का, ये एक केस स्टडी बन गया और इसको बाकायदा अभी यूनिवर्सिटीज़ में जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से बात होती है तो पढ़ाया जाता है। न सिर्फ वहाँ पे बल्कि जितनी भी एकेडमीज़ हैं, नेशनल पुलिस एकेडमी में और इधर उधर, मैं ख़ुद भी वहाँ पे विजिटिंग लेक्चर तौर पे जाता हूँ, तो मैंने उनके साथ भी शेयर किया और वो उसके ऊपर बाकायदा थीसिस लिखे जा रहे हैं। इसमें जो बुनियादी बात ये है तलत साहब, मैं समझता हूँ कि एक तो चूँकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस था, जब ये मर्डर हुआ इस पर फौरी तौर पे एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई जिसकी सरबराही एक DIG कर रहे थे। उसमें बहुत सारे SSPs, SPs और भी इंस्पेक्टर्स भी थे। तो जैसे रवायती तरीक़ाकार होता है, चूँकि इस केस का कोई ऐनी शाहिद नहीं था, तो इस पे जब शुरू में जब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स की मीटिंग्स होती थी, तो चूँकि हम नूर मुकद्दम के वालिद के वकील पहले दिन से ही थे, तो हम भी उस प्रोसीडिंग्स में हम ज़रूर हिस्सा लेते थे ताकि हम ये देखें कि जो तफ्तीश है वो सही पैराए में हो। उसमें कई मौके ऐसे हैं जहाँ पे हमें ये ऑफ़र हुई कि जहाँ पे हम कोई चश्मदीद गवाह घड़ लेते हैं या फैब्रिकेट कर लेते हैं या कोई चांस विटनेस बना लेते हैं इस तरह का, तो हमने उनको ये कहा कि ये जो वक़ुआ जिस हालत में है इसको उसी हालत में रहने दिया जाए, क्योंकि जो वहाँ पे मौके के ऊपर जो शहादतें थी वो बहुत अच्छी इकट्ठी हुई थी कि जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उस वक्त जो अभी जो कन्विक्ट है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र, वो वहाँ पर मौजूद पाया गया और उसकी जो मरहुमा की डेड बॉडी है वो भी वहीं पे थी। और पुलिस ने वहाँ पर सारे जो एविडेंस है वो वहाँ से कलेक्ट की फॉरेंसिक पर्पसेस के लिए, उसके DNA पर्पसेस के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो थी वो CCTV रिकॉर्डिंग थी, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद साबित हुई उस मुलज़िम को इस कमीशन ऑफ ऑफेंस से कनेक्ट करने में। उसकी फॉरेंसिक हुई और उसको फिर फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाया गया जो मैच कर गया। जो रेप का उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम था तो उसमें भी उसके जो नाखून के जो वो थे स्वैप्स थे वो भी लिए गए, सैंपल लिए गए, वो भी मैच कर गए। तो कहने का मकसद ये है कि गो के उसमें कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और DNA रिपोर्ट्स और CCTV वो इतनी कोई इररिफ्यूटेबल एविडेंस थी कि उसकी मौजूदगी में आपको मज़ीद किसी ऐनी शाहिद की या किसी वज टक्कर के गवाह की या उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो उसी पैराए पे ये इन्वेस्टिगेशन हुई, ट्रायल हुआ और उस पे उसको जो है सज़ाए मौत हुई। न सिर्फ ट्रायल कोर्ट से, हाई कोर्ट ने भी कंफर्म की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें मैं ये समझता हूँ इसमें नई जहत ये आई है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी अगर हो और साइंटिफिक बुनियादों पर जो कलेक्ट की जाने वाली एविडेंस है, ख़ास तौर पर CCTV रिकॉर्डिंग, वो झूठ नहीं बोल सकते। तो आज अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फाइनल वर्डिक्ट पढ़ें तो उसमें उन्होंने एक साइलेंट विटनेस का जिक्र किया कि साइलेंट विटनेस जो है, देखिए अब जो रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें कोई टेम्परिंग ना हुई हो, उससे ज़्यादा ऑथेंटिक कोई एविडेंस नहीं हो सकती। इंसान है वो झूठ भी बोल सकता है, उससे भूख चूक भी हो सकती है, लेकिन CCTV रिकॉर्डिंग्स जो कि रूटीन में लगी हुई है, किसी ने बनाई भी नहीं है,
वो अगर उससे साबित हो जाए कमीशन ऑफ ऑफेंस और उसको सिर्फ ये साबित हो जाए कि उसमें कोई टेम्परिंग नहीं हुई, वो ओरिजिनल है, वो भी बेस बन सकती है किसी को क्रिमिनल मुकदमे में सख्त से सख्त सजा देने। शाह खबर साहब, ये फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में हमारे क्रिमिनल हिस्ट्री में कह सकते हैं हम कि ये एविडेंस जो है वीडियो रिकॉर्डिंग की, इसको ऑथेंटिक माना गया है कि या इससे पहले भी था कोई ऐसा केस कि जिसमें इस जैसी एविडेंस को रिकॉर्ड को माना गया हो? देखिए, इसमें यह है कि कानून शहादत ऑर्डर जो है उसमें आर्टिकल 164 है, फिर उसके बाद और भी उसमें इजाफे हुए जिसमें उसमें उन्होंने जो साइंटिफिक बुनियादों पर या जो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है इन्वेस्टिगेशन में, उसके बारे में उन्होंने उसको कहा है कि ऐसी जो जदीद टेक्नोलॉजी से आपने एविडेंस हासिल की हुई होगी तो उसको ऑथेंटिक समझा जाएगा, प्रोवाइडेड कि वो जाली ना हो, उसमें टेम्परिंग ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि आजकल का दौर चूँकि हर जगह पे CCTV कैमरास इंस्टॉल्ड हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो टेलीफोन है आपका सेल फ़ोन, वो आपको बहुत सारी चीज़ों की जो है निशानदेही कर देता है। तो वो जो रिवायती फौजदारी मुकदमात में गलत गवाह घड़ना और झूठे गवाह बनाना, मैं समझता हूँ कि वो अब दौर ख़त्म हो चुका है। इस मुकदमे ने कम अज़ कम ये बता दिया है कि आप अगर फैब्रिकेशन ना करें, वक़ूए को उसी हालत में रहने दें और वहीं से उसकी तफ्तीश शुरू करें, तो आपको बहुत सारी एविडेंस मिल जाती है, गो के चश्मदीद गवाह ना भी हो, जो कि एक मुलजिम को मुजरिम के तौर पर साबित कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी अब इस जजमेंट को अपहेल्ड किया गया है, हाई कोर्ट की को। तो अब क्या देखते हैं कि इसमें कोई गुंजाइश है अभी भी मुलजिम के पास के केस से बरी उल्ज़मा हो सके? देखिए, उसके बाद एक स्कोप तो है, एक बड़ा लिमिटेड स्कोप है, वो है नज़र षानी का, रिव्यू का। लेकिन रिव्यू का आपको पता है उसमें स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है, उसमें आप पूरे केस को ओपन नहीं कर सकते, सिर्फ वो जो कानूनी गलती है उसको आप उजागर कर सकते हैं। तो उसके मेरे ख्याल में कुछ चांसेस नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक प्रोसेस शुरू कर दिया है जेल में, हमें कल ही पता चला है कि वो उसकी मर्सी पिटीशन जो है वो प्रेसिडेंट के पास फाइल हो रही है। और उसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें एक सुपरिटेंडेंट जेल ने जो पिम्स हॉस्पिटल है उनको लिखा है कि इसका मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया जाए, जो कि आके उसकी सेहत की जो है ज़हनी सेहत और वैसे सेहत के बारे में डिटरमिन करे। तो फिर जब हमने उसमें गए तफसीलात में, तो वो एक जून 2025 का एक नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का, जिसमें उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया है कि जब कोई जिसकी सज़ा सुप्रीम कोर्ट बहाल कर ले सज़ाए मौत, और उसमें जो आर्टिकल 45 के तहत मर्सी पिटीशन जो दाखिल की जाएगी, उसमें एक ये भी लाजमी होगा कि वो उसका मेडिकल जो है वो रिपोर्ट किसी मेडिकल बोर्ड से हो। तो वो हम ये देखेंगे कि वो रिपोर्ट की बोर्ड की क्या रिपोर्ट आती है। अगर उसमें कोई हमें नज़र आया कि उसमें कोई सुकम है तो फिर हम उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में ये एक हकीकत भी है कि अगर वकील अच्छा हो, मेहनती हो, ऑनेस्ट हो, डर वाला ना हो, यानी डर से मराद के पैसे की खातिर अपने आप को ना बदले, तो अच्छे उसके रिज़ल्ट आ सकते हैं। और उम्मीद है कि इस केस में मंतकी अंजाम तक मुलज़िम पहुँचेगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा अपने टी टॉक प्रोग्राम से। खुदा हाफिज़। मैं आपका मुंतज़र रहूँगा, आप अपने कमेंट्स इस प्रोग्राम के हवाले से करते रहें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।